हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इसके क्या क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अल्फा हेलिकल इंटीग्रल प्रोटीन्स, बीटा बैरल प्रोटीन्स, कैवेलिन्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में बी डिवाइडेड ऑपरेशनली इनटू थ्री ग्रुप्स। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया: इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। First of all, integral proteins firmly associated with membrane. These proteins are firmly associated with the membrane, removable only by agents that interfere with hydrophobic interactions such as detergents, organic solvents or denaturants. इंटीग्रल प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिमूव किया जा सकता है जब किसी ऐसे एजेंट के साथ उसका इंटरेक्शन हो जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ इंटरफेयर करे। वो कौन कौन से एजेंट हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ इंटरफेयर करेंगे? वो हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है, जिसमें सोप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और डीनेचरेंट्स जो प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। जब इन तीन तरह के एजेंट के साथ इंटरेक्शन होगी तो उस इंटीग्रल प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। Have multiple hydrophobic sequences, each of which, when in the alpha helical conformation, is long enough to span the lipid bilayer. In these integral protein have multiple hydrophobic sequences, ठीक है। When in alpha helical conformation, जब ये alpha helical conformation में होते हैं, इनकी लेंथ इतनी होती है कि लिपिड लेयर मेम्ब्रेन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। Peripheral proteins associate with membrane through electrostatic interactions. ये membrane के साथ electrostatic interaction and hydrogen bond के through जुड़े हुए होते हैं। With the hydrophilic domains of integral protein and with the polar head groups of membrane lipids. ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। किस जगह पे? हाइड्रोफिलिक डोमेन्स ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड विद द पोलर हेड्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। यानी कि एक तो इंटीग्रल प्रोटीन्स की हाइड्रोफिलिक डोमेन जो होती है, वाटर लवर डोमेन, ठीक है, और उसके अलावा लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के पोलर हेड्स जो होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, ठीक है ना। Released by relatively mild treatment that interfere with the electrostatic interaction or break hydrogen bonds. A commonly used agent is carbonate at high pH. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरह अलग किया जा सकता है? वो जब इसके ऊपर कार्बोनेट के साथ इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। कार्बोनेट क्या करेगा? कार्बोनेट की वजह से पीएच जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अल्कली है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ये आपस में जुड़ा हुआ होता है और उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। जब कार्बोनेट के साथ इसे ट्रीट किया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है। वो बॉन्ड वीक होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से ये पेरिफेरल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होगा। पेरिफेरल प्रोटीन्स में सर्व एज रेगुलेटर्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स और may limit the mobility of integral protein by threatening them into इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। थिएटर का मतलब होता है, क्या होता है? थिएटर इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज one or two carbon intermediates from one active site to another, ठीक है। ये कार्बन के टू कार्बन एटम्स को, ठीक है ना, एक एक्टिव साइट से दूसरी एक्टिव साइट तक लेके जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। अब अभी इंटीग्रल प्रोटीन्स की कैटेगराइजेशन हम देखते हैं। The spiral relationship of protein domains to the lipid bilayer fall into 6 categories. इसकी 6 categories हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स की, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। Only one
ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स। टाइप 1 एंड टाइप 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होगा। ये देखें, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेलिक्स है, ठीक है। इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। Only one transmembrane helix. Type 3 protein multiple transmembrane helix in a single polypeptide. इसमें एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड होगा और उसकी मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होंगी। ये देखें, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड है, इधर से होके इस तरफ को गया, इधर हो, ठीक है। और इसकी मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है। ये टाइप 3 है। उसके बाद टाइप 4 proteins, transmembrane domain of several different polypeptides assembled to form a channel through the membrane. इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड, इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे और उनकी जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स की जो डोमेन्स हैं वो आपस में मिलके एक चैनल बनाएंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। और इस चैनल के थ्रू डिफरेंट किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ का चैनल होगा, ठीक है। ये देखिए, एक ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, उसकी ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये सब मिलके एक चैनल बनाएंगे। ये टाइप 4 है। उसके बाद है टाइप 5 प्रोटीन, हेल्ड टू द लिपिड बाइलेयर बाय कोवलेंटली लिंक्ड लिपिड्स, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर के साथ कोवलेंटली लिंक होता है, किसके थ्रू? लिपिड के थ्रू। ये देखें, ये लिपिड है, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है लिपिड बाइलेयर के साथ, ठीक है। इसी तरह जो टाइप 6 है, टाइप 6 में क्या होगा? बोथ ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स एंड लिपिड जीपीआई एंकर्स। इसमें क्या होगा कि एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स भी होगी और उसके अलावा ये लिपिड के साथ मिलके इसने लिपिड के साथ भी इसकी इंटरेक्शन होती है, जिससे इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। लिपिड मेम्ब्रेन प्रोटीन, lipids and membrane protein में क्या होगा? Some membrane protein contain one or more covalently linked lipids of several types. membrane proteins में क्या होता है? contain one or more covalently linked lipids, ठीक है। जो membrane protein होते हैं वो lipids के एक या एक से ज़्यादा किस्म के lipids के साथ covalently linked होते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा किस्म के lipids हो सकते हैं, long chain fatty acids हो सकते हैं, आइसोपेरिनॉइड्स हो सकते हैं, स्टीरोल हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल हो सकते हैं। जीपीआई, जीपीआई क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है। ये उसकी या तो ये हो सकता है या इसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, यानी कि जो लिपिड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा किस्म के जो लिपिड्स हैं उनके साथ बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ अ स्पेशल लिपिड टू अ न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन देयरफॉर हैज़ अ टारगेटिंग फंक्शन डायरेक्टिंग द प्रोटीन टू इट्स करेक्ट मेम्ब्रेन लोकेशन। जो एक न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, जब वो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जब मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ अटैच होगा तो वो लिपिड उसको रीडायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स हिज ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वो उसकी जिस जगह पे उसकी पोजीशन होगी, जिस जगह पे उसकी करेक्ट लोकेशन होगी, वो उसको उस जगह पे लेके जाएगा, ठीक है। करेक्ट लोकेशन की तरफ उसको रीडायरेक्ट करेगा। समझ आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे इंटीग्रल प्रोटीन जो कि हेलिकल शेप में होते हैं। उसके बाद बीटा बैरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। बीटा बैरल स्ट्रक्चर में क्या होगा? नॉट ऑल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, यानी कि सारे के सारे जो होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में नहीं होंगे, उनमें से कुछ बीटा बैरल स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कॉमन इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज द बीटा बैरल in which 20 or more transmembrane segments form sheets दैट लाइन अ सिलेंडर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक 20 या 20 से ज़्यादा जो होती हैं वो शीट्स एक सिलेंडर की तरह अलाइन होती हैं और उस जगह से क्या होता है एक चैनल बनाती हैं और उस चैनल के थ्रू जो डिफरेंट
कंटेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, वो उस जगह से पास करेंगे। डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का चैनल बनाएंगे, ठीक है। बीटा बैरल स्ट्रैंड contacts the membrane lipids and center of the barrel, often serve as a pore or channel for passing molecules from one side of the membrane to another. जो बीटा बैरल स्ट्रैंड होता है वो लिपिड के साथ कांटेक्ट करता है, और इसका जो सेंटर होता है बीटा बैरल प्रोटीन का, वो एक चैनल प्रोवाइड करता है फॉर द मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। इसके दरमियान में क्या होता है, होल होता है, एक चैनल होता है। ये देखें, ये है बीटा बैरल प्रोटीन है, उसकी ये नीचे नाम लिखे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा बैरल प्रोटीन्स के, ठीक है। अब हम अगर उसको टॉप व्यू देखें तो ये देखें, ये इस तरह का होता है, ठीक है। और इसके दरमियान में क्या है, आपको एक पोर नज़र आ रहा है, और इस पोर के थ्रू जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एक मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। थर्ड टाइप जो इंटीग्रल प्रोटीन की है वो है कैवोलिन्स। कैवोलिन्स में क्या होगा, कैवोलिन इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद टू ग्लोबुलर डोमेन्स। इसमें दो ग्लोबुलर डोमेन्स होंगी, connected by a hairpin shaped hydrophobic domain। इसमें जिस तरह की हेयर पिन होती है उस तरह की शेप की हाइड्रोफोबिक एक डोमेन होगी, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उस हेयर पिन डोमेन के साथ लगी हुई होगी। कैवलिन बाइंड्स कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन and the presence of caveolin forces the associated lipid bilayer to curve inward। जिस जगह पे ये कैवलिन प्रोटीन्स बाइंड होंगे, ठीक है, उस जगह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो इनवर्ड कर्व्ड होगी, ठीक है। फॉर्मिंग कैवियोला। कैवियोला का मतलब क्या है, लिटिल केव इन द सरफेस ऑफ द सेल। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Membrane trafficking within the cell, transduction of external signal into the cellular responses, receptor for insulin, growth factors, GTP binding proteins, protein kinases associated। ये देखें, ये कैवलिन प्रोटीन्स, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन की एक टाइप। ये एक हेयर पिन टाइप इसकी ये एक इन्वेजिनेशन होगी, ठीक है। और ये आगे लिपिड के साथ इसने बाइंड किया होगा, जिसकी वजह से, एक मिनट, Caveolin binds cholesterol in the membrane and the presence of caveolin forces associated, यानी कि जो कैवलिन प्रोटीन होगा वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाउंड होगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल के साथ बाउंड होने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होगी इनसाइड द सेल, ठीक है। और जिस वक्त इन्वेजिनेशन होगी तो वो एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये देखें, जिस जगह पे ये कैवलिन प्रोटीन्स होंगे उस जगह से मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड इन्वेजिनेट होगी, जिसकी वजह से ये एक इन्वेजिनेशन बनाएगा इनटू द सेल, उसको हम बोलते हैं कैवियोला, ठीक है। जस्ट लाइक अ लिटिल केव। समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग विद इन द सेल, इसमें होता क्या है कि ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है फॉर इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन जो होगा उसके लिए रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जीटीपी, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन काइनेसिस। प्रोटीन काइनेसिस क्या होता है, जब प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को हम ऐड करते हैं, ऐड करने वाला जो एंजाइम होता है उसको प्रोटीन काइनेस बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कैवलिन प्रोटीन्स की वो कुछ इस तरह की होगी।
Transport system can be described in a functional sense according to, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम अकॉर्डिंग टू फंक्शनल सेंस कैसे आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव्ड, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव हुए हैं। उसके अलावा डायरेक्शन के लिहाज से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट और वेदर द मूवमेंट इज टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, किस साइड को जो सोल्यूट है या सॉल्वेंट वो मूव कर रहा है, या मूवमेंट इज टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, या जो मूवमेंट है वो इक्विलिब्रियम की तरफ हो रही है, यानी कि हाई से लो की तरफ जा रही है या लो से हाई की तरफ जा रही है, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आगे डिफाइन कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सेल, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स में क्या है, लिपिड बाइलेयर है। आपने माइक ऑफ रखें। ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अपना माइक ऑफ रखें। या तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है, या चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कैरियर मीडिएटेड में आगे दो तरह की ट्रांसपोर्ट आ सकती हैं, या पैसिव ट्रांसपोर्ट आ सकती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ सकती है। सिंपल डिफ्यूजन जो होती है और चैनल मीडिएटेड जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है वो या तो एक्टिव हो सकती है या पैसिव हो सकती है, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम किसी चीज़ को सेंड करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उस काम के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। No, sir. कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन binds to the solute and undergo a conformational change to the transport the solute across the membrane। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला सोल्यूट है, ठीक है, ये आएगा अपनी बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद इस प्रोटीन के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। ये प्रोटीन उस चेंज के बाद उस सोल्यूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ये काम किसका होता है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का। चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म एक्वास्पोर अलाउइंग स्पेसिफिक सोल्यूट्स टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा कि प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल बनाएंगे, एक्वास्पोर बनाएंगे। एक्वा बोलते हैं वाटर को, ठीक है, पोर बोलते हैं सुराख को। एक्वास्पोर बनाएंगे अलाउइंग द स्पेसिफिक सोल्यूट्स टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इस वाटर चैनल के थ्रू स्पेसिफिक जो सोल्यूट्स होंगे, स्मॉल साइज के जो सोल्यूट्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। दिस अलाउज मच फास्टर ट्रांसपोर्ट देन द कैरियर प्रोटीन। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो कैरियर प्रोटीन की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ये देखें, ये सोल्यूट आया और डायरेक्टली दूसरी साइड पे चला जाएगा या इधर से उस तरफ को चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स में क्या होगा, सबसे पहले सोल्यूट आएगा, अपनी बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के बाद वो उससे दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होगा, सोल्यूट आया डायरेक्टली पास होकर दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये दिस इज मच फास्टर देन द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद कपल्ड ट्रांसपोर्ट, some solutes go along for the right with a carrier protein or an ionophores। आइनोफोर्स हैं जो कि आइंस को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन से जो दूसरे सोल्यूट्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, वो उनको एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दो सोल्यूट्स आएंगे, यूनिपोर्ट में क्या होता है कि एक ही सोल्यूट आएगा, वो आके अपनी बाइंडिंग साइड पे बाइंड होगा, ठीक है, प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगी और वो उसको दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो कपल ट्रांसपोर्ट है, कपल ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि दो सोल्यूट्स की बाइंडिंग साइट होंगी, ठीक है, दोनों आके बाइंड होंगे
अगर दोनों बाइंड नहीं होंगे तो उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आएगी। अगर दोनों आगे बाइंड होंगे तो उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी तो वो उसको उन सोल्यूट्स को दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, ये अगर एक साइड से दूसरी तरफ दोनों दोनों सोल्यूट एक ही तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है, दोनों सोल्यूट अंदर या बाहर दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे होंगे तो उसको सिम्पोर्ट, ठीक है, या को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर वो अपोजिट साइड पे मूव कर रहे होंगे तो उसको एंटीपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक ये सोल्यूट है, ये अपोजिट साइड पे है, एक ये सोल्यूट है, ये दूसरी साइड पे, ठीक है। ये दोनों सोल्यूट इस प्रोटीन के अंदर फिट होंगे। फिट होने के बाद इस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी और ये दोनों को अपोजिट साइड में ट्रांसपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कपल कपल Yes, ट्रांसपोर्ट sir. में सर समझ आ गई? सर यूनिपोर्ट कपल्ड ट्रांसपोर्ट और कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होगा फिर? ये भी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसमें अच्छा, जस्ट उसमें ये क्या फर्क है? यूनिपोर्ट का आपको इसलिए बताया गया कि आपको पता चले कि ये बाईपोर्ट भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सोल्यूट्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक ही चैनल के थ्रू। ठीक है, यूनिपोर्ट में सिर्फ एक सोल्यूट होगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा जिसकी इधर क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। जब वो आके अपनी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होगा तो उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। जब उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे वो सोल्यूट को दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जिन चैनल्स के अंदर दो सोल्यूट्स के बाइंडिंग साइट होगी तो दोनों आके अपनी बाइंडिंग साइट पे आके अटैच होंगे तो ही उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। जब तक वो दोनों बाइंड नहीं होंगे उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, जब दोनों बाइंड होंगे तो वो कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और वो उसको दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? सर इट मींस कि यूनिपोर्ट बेसिकली कैरियर मेडिएटेड ही होता है, अगर बायपोर्ट है जी तो वो जी, ऑफ कपल्ड कोर्स। में आ जाएगा। जी जी, ओके सर। कपल्ड का मतलब है कि दो सोल्यूट से एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यूनि का मतलब है कि सिंगल हो रहा है। यस सर, ठीक है, ठीक है। यूनिपोर्ट सिस्टम में क्या है, मूव्स वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बाई डायरेक्शनली। ठीक है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसको दोनों साइड पे अंदर या बाहर, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन या आउटसाइड द मेम्ब्रेन, दोनों साइड पे उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ वन सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन द स्टिचोमेट्रिक साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ अनदर सोल्यूट। इसमें क्या होगा कि एक सोल्यूट जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी साइड पे, वो डिपेंड करता है कि दूसरा सोल्यूट भी उसके साथ आके बाइंड हो। जब दोनों आके बाइंड होंगे तो वो उसको दूसरी तरफ लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सोल्यूट एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, या दोनों सेल के अंदर जा रहे हैं या दोनों सेल से बाहर आ रहे हैं, इसको को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट भी वही ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, मूव्स दीज सोल्यूट्स इन द सेम डायरेक्शन। एग्जांपल उसकी अभी दी गई है, सोडियम और उसके साथ शुगर अटैच होगी। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर है। उसके बाद एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट होता है कि दो सोल्यूट या दो मॉलिक्यूल हैं जो कि अपोजिट साइड पे मूव हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल इनसाइड मूव कर रहा है तो दूसरा आउटसाइड मूव कर रहा होगा। मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। एग्जांपल इसकी क्या है, सोडियम इन एंड कैल्शियम आउट। ये गेट है जो कि सोडियम को इनवर्ड मूव करवाएगा और कैल्शियम को आउटवर्ड मूव करवाएगा। इस तरह सोडियम पोटाशियम जो चैनल है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, ठीक है, वो भी सोडियम को आउटसाइड लेके जा रहा होता है, पोटाशियम को इनसाइड लेके आ रहा होता है। मॉलिक्यूल मूवमेंट एंड सेल, पैसिव मूवमेंट हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के आगे मजीद टू सब टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस लास्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मूव ड्यू टू ग्रेडियंट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और चार्ज। ये वाली जो मूवमेंट होगी वो ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से होगी। ठीक है, ग्रेडियंट डिफरेंस किस किस चीज़ का हो सकता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस हो सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस हो सकता है, या चार्ज ग्रेडियंट डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिस साइड पे कंसंट्रेशन या प्रेशर या चार्ज ज़्यादा होगा वो अपोजिट साइड पर मूव करेगा। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन या प्रेशर या चार्ज ज़्यादा है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर बाहर कुछ ज़्यादा है वो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि डाउन हिल मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। मूव
टू इक्वलाइज द ग्रेडियंट हाई मूव्स टुवर्ड्स लो। इसमें क्या होता है, ये ग्रेडियंट को इक्वलाइज करने के लिए ये मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा ताकि सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज किया जा सके, ठीक है। और इस मूवमेंट के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। Diffusion, net movement of molecules from a region of their high concentration to a region of their low concentration, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि हर जगह पे जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज किया जा सके, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेके आने के लिए मॉलिक्यूल्स मूव टू द इक्वलाइज द कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये देखें, शुगर हमने इसमें डाली वाटर जार के अंदर, ठीक है। और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया अनटिल कंसंट्रेशन सब तरफ सेम हो गई, ठीक है। वो उस टाइम तक मूव करते रहेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। गैस एक्सचेंज इन लंग्स बाय द डिफ्यूजन, जो लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है वो भी इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल जो लंग्स के एल्विलाई होते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल के अंदर पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किस तरफ को जाएगा? जिस तरफ कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स एल्विलाई से किस तरफ को जाएंगी? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगे तो ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेट होगा, ठीक है। इसी तरह लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है और ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू एल्विलाई की तरफ आएगी, ठीक है। ऑक्सीजन किस तरफ को जाएगी? ब्लड वेसल के अंदर जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड वेसल से एल्विलाई की तरफ आएगी। समझ आ गई? यस सर। यानी कि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरफ से मूव करके लो कंसंट्रेशन वाली साइड पे आएगी। गैसेस भी इसी तरह आती हैं, इसी तरह सोल्यूट्स जो दूसरे हैं वो भी इसी तरह मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। फैक्टर्स affecting the rate of diffusion: the steepness of the concentration gradient, temperature, the surface area, the type of molecules or ion diffusing, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स और आयन डिफ्यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जिस एरिया से डिफ्यूज कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है, थोड़ा है या ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। इसके ऊपर जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है। Osmosis, diffusion of water. The diffusion of water across a selectively permeable membrane is called osmosis, ठीक है। Regulating the water flow through the plasma membrane is an important factor in maintaining homeostasis, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर की मूवमेंट है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सेल वेदर इन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्ट टू ऑस्मोसिस बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय वाटर सॉल्यूशन। देखिए ऑस्मोसिस का क्या होता है कि अगर तो सेल के अंदर जो मटेरियल है अगर वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है, और उसको वाटर के अंदर रख दिया जाए, वाटर की निस्बत उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि जो सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये वाला जो है वो सेल है, इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? इसकी वजह से जो सेल के इनसाइड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा ताकि इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज किया जा सके, तो उसकी वजह से वाटर जो सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा। अगर इधर वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो पानी जो होगा, जो वाटर होगा, वो इनसाइड द सेल से आउटसाइड की तरफ मूव करेगा। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर एक दफा रिपीट कर दें ऑस्मोसिस को। यानी कि अगर अगर जिस जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर उस जगह की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर सेल के अंदर सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है अगर वो कंसंट्रेटेड है,
ठीक है, और सेल के आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूटेड है। सपोज हमने एक सेल को पकड़ा, ये वाटर जार है, ठीक है, इसके अंदर रख दिया। अगर हम वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को मिक्स कर दें, ठीक है, जब शुगर या सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो जो वाटर होगा वो कंसनट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसनट्रेट हो जाएगा। वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर हम किसी एक सेल को प्लेस करेंगे। जब सेल को प्लेस करेंगे, जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो सेल से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वाटर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो सेल के अंदर जो वाटर होगा, ठीक है ना, सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो सेल के अंदर वाला जो वाटर होगा वो सेल से बाहर आएगा। जब सेल से बाहर आएगा, सेल होगा वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कोशिश इसी तरह अगर सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, दूसरी साइड पे अगर हम देखें, अगर सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और वाटर जो है वो कम कंसनट्रेटेड है, ठीक है, तो जो वाटर है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर उस साइड पे मूव करेगा। यानी कि कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा हो रही है वहां पे वाटर मूव करेगा। हाँ, और इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। ओके सर। ठीक हो गया? यस सर, क्लियर है। सेम वही चीज है, डिफ्यूजन ही है, सर लेकिन सर इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो वाटर की कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वाटर क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से यानी कि जिस जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, उस तरफ को मूव करेगा। यानी कि अगर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो फ्लूइड है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा गाढ़ा है, और सेल के बाहर फ्लूइड जो है वो कम गाढ़ा है या पतला है, ठीक है, तो फ्लूइड जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा जो सेल के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज है, उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, इक्विलिब्रियम में लेके आया जा सके, ठीक है जी। आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? कोई क्वेश्चन समझ आ गया? सर फिर इसमें भी बेसिकली हाई टू लो कंसंट्रेशन ही होगी ना? जी जी, वही वही है, जस्ट इसमें स्पेसिफिकली ये वाटर वाटर का के लिए कॉन्सेप्ट है। यस सर, जी ठीक जी, है। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो वाटर का है। ऑस्मोसिस का जब भी वर्ड आएगा तो आपने इसको वाटर के लिहाज से देखना है, ठीक है। इस जी सर, ठीक है। ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर की बात हो रही होगी। जो दूसरा ठीक है सर, डिफ्यूजन है क्लियर। उसमें गैसेस की बात हो सकती है, दूसरे सॉल्यूट्स की बात हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, उसके क्लियर हो बाद गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन चैनल हेल्प मॉलिक्यूल्स और आयंस टू इंटर और लीव द सेल, ठीक है। इसमें जो चैनल्स होंगे वो हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर इंटर या लीव होने के लिए। चैनल यूजुअली आर ट्रांसपोर्ट, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। चैनल्स आर यूजुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल एक्वापोरिन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, नो एनर्जी इज यूज्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। लार्ज पोलर मॉलिक्यूल such as glucose and amino acids cannot diffuse across the phospholipid bilayer. Also ions such as sodium or chloride ion cannot pass, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स और उसके अलावा चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स हैं, उन चैनल्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। दीज मॉलिक्यूल पास थ्रू द प्रोटीन चैनल्स इंस्टेड, डिफ्यूजन थ्रू दीज चैनल इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन चैनल के थ्रू जब ये डिफ्यूज होकर सेल के अंदर जाएंगे तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। क्यों? ये जो चैनल्स हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस को पास करने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर।
The molecules go through a protein channel instead or passing between the phospholipid. वही सेम चीज़ है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे इफेक्ट करेंगे? एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वही सेम चीज़, जिस साइड पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से लो की तरफ मूव करेगा. अमाउंट ऑफ कैरियर अवेलेबल, और उसके अलावा जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटीन चैनल्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि कितने प्रोटीन्स या कितने कैरियर प्रोटीन्स या कितने प्रोटीन चैनल्स आर अवेलेबल. अगर फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स हैं और उनको एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करवाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है, उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट होगी वो स्लो होगी. अगर उसी जगह पे 3 कैरियर प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे, उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट होगी वो फास्टर होगी. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स कितने अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है. अफिनिटी ऑफ द सोल्यूट टू द कैरियर इंट्रैक्शन, और उसके अलावा जो सोल्यूट है जिसको हमने मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाना है, मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाना है, उसकी अफिनिटी कि वो उस कैरियर प्रोटीन के साथ कितने अच्छे तरीके से बाइंड होता है. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. रैपिडिटी ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस फॉर बोथ द लोडेड एंड अनलोडेड कैरियर, जो जिस कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होके जो भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं, उनके आके बाइंड होने में और यानी कि बाइंड होने में और अनबाइंड होने में जितना टाइम लगता है उसके ऊपर इसकी जो रेट है वो डिपेंड करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर. ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट जिसकी समझ ना आई हो? नो सर. उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. 3 मेन मैकेनिज्म्स. कोई क्वेश्चन है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आगे 3 मैकेनिज्म है: कपल्ड कैरियर, एटीपी ड्राइवन pump and light driven pump. Coupled carrier, a solute is driven uphill compensated by the different solute being transported downhill. ठीक है, एक सोल्यूट को दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए दूसरा सोल्यूट जो उस साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसको यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके लिए आयंस का जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली एनर्जी को यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें जो आयंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंस होता है उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम भी दिया जाता है. एटीपी ड्राइवन पंप अपहिल ट्रांसपोर्ट इज पावर्ड बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस. इसमें क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली एटीपी को यूज़ करते हैं, तो इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम भी दिया जाता है. लाइट ड्राइवन पंप अपहिल ट्रांसपोर्ट इज पावर्ड बाय एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स. इसमें लाइट एनर्जी यूज की जाती है. ये किस में होता है? ये बैक्टीरिया यूज करते हैं, बैक्टीरियो रोडोफिन्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, कपल्ड कैरियर भी हो सकते हैं, उसके अलावा यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है. ठीक है, ये एक पिक्चर है, इसमें आप लोगों को सारी दूसरी चीज़ें समझ आएंगी. ये डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और इसमें जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन, इस तरफ देखें ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस तरफ कंसंट्रेशन लो है, हाई से लो की तरफ होगी. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, इसमें भी जो मूवमेंट होगी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं. इसमें क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि इसमें अपहिल मूवमेंट होती है. अपहिल मूवमेंट में क्या है कि एनर्जी जो सोल्यूट है या जो भी मॉलिक्यूल है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है उसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमने ट्रांसपोर्ट करवाना होता है. ये देखें, इस तरफ कंसंट्रेशन कम है, इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है. हमने कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको उस तरफ लेके जाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर. No, सोडियम sir. पोटाशियम pump actively transport sodium out of the cell and potassium into the cell. इसमें क्या होगा, सोडियम को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे और पोटाशियम को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे. एक्टिवली मींस इस काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट.
होता क्या है कि नॉर्मली जो सोडियम होता है उसकी सेल के आउटसाइड उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है पोटाशियम की ज़्यादा होती है। तो जब हम उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम को सेल से बाहर फेंक रहे हैं जिस तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आ रहे हैं, सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम कर रहे हैं। तो इस काम के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। फॉर एवरी 1 ATP 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटाशियम इन, यानी कि एक ATP को यूज़ करके हम 3 सोडियम यानी कि 3 सोडियम को बाहर भेज देंगे और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. About one third of ATP in an animal cell is used to power sodium potassium pump, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप को यानी कि एक एनिमल सेल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के अंदर पूरे सेल का ऑलमोस्ट जो 1/3 ATP होगा वो सोडियम पोटाशियम पंप को पंप यूज करेगा, ठीक है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव नर्व सेल्स हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर 2/3 ऑफ द ATP इज यूज बाय द सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो दूसरे बॉडी के सेल्स हैं वो 1/3 सोडियम पोटाशियम ATPase पंप यूज करेगा उन सेल्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर 2/3 ऑफ द ATP यानी कि पूरे सेल का जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, 3 हिस्से हों, 3 हिस्से में यानी कि टोटल 3 ATP हों, तो 2 ATP जो है वो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप अकेला यूज करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Sir, basically sodium potassium की movement active transport में आएगी जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगी, क्योंकि एक्टिव इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट। सप्लाईज हो रही है। ये इसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो ये Okay, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, ठीक है। okay, sir. Yes, sir. बैलेंसिंग ऑफ आयंस, सेल्स मेंटेन वोल्टेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल होते हैं वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मेंटेन करता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेंजेस फ्रॉम -60 to -70 मिलीवोल्ट, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसकी रेंज क्या है, -60 to -70 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेवर्स पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायंस, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कैटायंस की इनटू द सेल्स, यानी कि पॉजिटिव आयंस को सेल के अंदर आने देगा, एंड एनायंस नेगेटिव आयंस आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है, और नेगेटिव आयंस को सेल से बाहर जाने देगा। क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस तरह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद एंडोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस आर ब्रॉट इनटू द सेल्स, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल के अंदर लेके आया जाता है। द मटेरियल टू बी इंटरनलाइज्ड इज सराउंडेड बाय एन एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिस मटेरियल को सेल के अंदर लेके आना है उसको सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से बाउंड करेगी, ठीक है, विच देन बर्ड्स ऑफ इनसाइड द सेल फॉर्म अ वेसिकल कंटेनिंग द इंजेस्टेड मटेरियल, जो जब वो सेल के अंदर आएगा तो वो मेम्ब्रेन से बर्ड ऑफ हो जाएगा, मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर वो मटेरियल होगा जिसको हमने इंटरनलाइज करना होगा। इस प्रोसेस को फेकोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। फेकोसाइटोसिस अगर वो हार्ड मटेरियल होगा, ठीक है, पाइनोसाइटोसिस अगर वो लिक्विड मटेरियल होगा। ये देखें, ये इस मटेरियल को इंजेस्ट करना है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसने इन्वेजिनेशन, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हुई, उसको इर्द गिर्द से उसने कवर कर लिया। कवर करने के बाद वो मेम्ब्रेन से बर्ड ऑफ होने के बाद सेल के अंदर आ गया तो उसको वेसिकल का नाम देंगे, ठीक है। अगर ये मटेरियल हार्ड होगा तो इसको फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसको पाइनोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल सच एज मैक्रोफेज एंड ग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि ये वाला प्रोसेस किस में होगा, या मैक्रोफेजेस में होगा या ग्रैनुलोसाइट्स में। पाइनोसाइट्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सेल्स एंड लीड टू द cellular uptake of fluid and fluid contents। पाइनोसाइटोसिस जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो सब के सब करते हैं। फेगोसाइटोसिस सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज सेल करते हैं जिसमें मैक्रोफेजेस और ग्रैनुलोसाइट्स आते हैं। एक्सोसाइटोसिस, exocytosis is a form of active transport and bulk transport in which a cell transport molecules out of the cell। इसमें क्या होगा, जो सेल होगा वो मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा।
बाय सिक्रीटिंग देम थ्रू एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, और इस काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, सेल का जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वेसिकल के अंदर, उसने सेल ने उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। Up till now, if you have any confusion, you can ask. Otherwise, we will end meeting. No, sir. चलें, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वो हम लोग तो फोन किया तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, आप बस मिस कॉल कर दिया करें। ठीक है।